नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो भारतीय हस्तकलाओं की पूरी कहानी बयां करता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। हम मिट्टी के उन पुराने बर्तनों से लेकर आज के मल्टी बिलियन डॉलर डिजिटल मार्केट तक का पूरा इतिहास खंगालने वाले हैं। मतलब स्वदेशी जड़ों से लेकर औपनिवेशिक काल की उथल-पुथल और फिर आज का ये शानदार डिजिटल पुनर्जन्म। तो यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? मतलब कैसे प्राचीन गांवों के रीति रिवाज और उनकी कला ने सदियों की भारी आर्थिक बर्बादी को झेला, और न सिर्फ झेला बल्कि आज वो एक बूमिंग ग्लोबल डिजिटल मार्केट बन चुके हैं। सच में ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसे आज हम मिलके डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसे हम लोगों की कला कह सकते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो मिट्टी को चाक पर आकार लेते देखना अपने आप में एक जादू जैसा लगता है ना? एकदम सही। पॉटरी या मिट्टी के बर्तन बनाना मानव इतिहास की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। प्रागैतिहासिक काल के टेराकोटा हों या चाक पर बने बर्तन, इनका इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा के कामों में ही नहीं बल्कि पूजा पाठ और अनुष्ठानों में भी जमकर होता था। ये एकदम हमारी जड़ों से जुड़े हैं। और भारत की भौगोलिक विविधता देखिए, इसने एक से बढ़कर एक कलाओं को जन्म दिया है। चाहे वो बिहार की मशहूर मधुबनी या मिथिला पेंटिंग हो, या फिर महाराष्ट्र की बेहतरीन वर्ली आर्ट। दक्षिण में जाएं तो तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग और राजस्थान के वो खूबसूरत लकड़ी के कावड़। ये सब सिर्फ सजाने की चीजें थोड़ी ना हैं। सही कहा, ये दरअसल वो स्वदेशी ज्ञान है जो बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बड़ी सहजता से पहुंचता रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, उत्कृष्ट कृतियां और सामग्री। यहां से रोजमर्रा की कला महलों की शान बनने लगती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना बहुत ही कमाल का है। एक तरफ हमारे पास गांव की वो मिट्टी से जुड़ी आध्यात्मिक और साधारण पोट्री है, और दूसरी तरफ जरा 12वीं शताब्दी की तुर्को अफगान जरदोजी कढ़ाई को देखिए। ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं थी, इसमें असली सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल एकदम शाही। ये साफ दिखाता है कि हमारी हस्तकला साधारण मिट्टी से शुरू होकर राजाओं के भव्य दरबार तक पहुंच गई थी। इसका दायरा बहुत ही विशाल था। और अगर अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। औपनिवेशिक काल से पहले सिल्क रूट के जरिए जो ग्लोबल ट्रेड होता था, उसमें इन भारतीय कारीगरों का इतना बड़ा हाथ था कि दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का योगदान 25 से 35% के बीच रहता था। जरा सोचिए इस बात को, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कारीगर उस समय की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर चला रहे थे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं टिका। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है औपनिवेशिक पतन। 19वीं सदी में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने इस पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। 1813 में जब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश कपड़ों पर लगने वाला आयात शुल्क लगभग खत्म कर दिया गया। और फिर 1845 में जो मैकाले की शिक्षा नीति आई, उसने तो भारतीय अभिजात वर्ग यानी एलीट क्लास की पसंद को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 1844 तक ब्रिटेन को जो भारतीय सूती कपड़ों का निर्यात होता था, उसमें भारी गिरावट आ गई। और रही सही कसर 1853 में रेलवे के विस्तार ने पूरी कर दी। रेलवे ने भारत की कोने कोने में अंदरूनी बाजारों तक सस्ते ब्रिटिश माल की पहुंच बना दी, जिसने स्थानीय बुनकरों की कमर ही तोड़ दी। इसका जो मानवीय प्रभाव था वो बहुत ही दर्दनाक था। ढाका और लखनऊ जैसे बड़े शहर जो कभी राजाओं के संरक्षण में आबाद थे, वो वीरान होने लगे। ढाका की आबादी तो 1.5 लाख से गिरकर सिर्फ 20,000 रह गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जहाँ शहर बर्बाद हो रहे थे, वहीं गांव में पारंपरिक जजमानी व्यवस्था डटी रही। इस आत्मनिर्भर ग्रामीण सिस्टम ने कम से कम जो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कलाएं थीं, उन्हें पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। और यही वो सर्वाइवल है जो हमें आज़ादी के बाद के दौर में ले आता है। हमारे चौथे भाग में हम देखेंगे नीति और संरक्षण के बारे में। अगर हम आज के आधुनिक हथकरघा उद्योग पर नजर डालें तो इसके आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस क्षेत्र में 71% महिलाएं काम करती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी आदिवासी और ग्रामीण महिलाएं ही आज इस विशाल उद्योग का मुख्य इंजन हैं। सच कहें तो ये सेक्टर आज महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और भागीदारी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। और इस पारंपरिक ज्ञान को बचाने और बढ़ाने के लिए कई सरकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम। इसके तहत अब तक
318 जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग रजिस्टर किए जा चुके हैं। इससे क्षेत्रीय कला की असली पहचान सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही कारीगरों का पूरा सेंसस किया गया है और उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और बारकोडिंग जैसी मॉडर्न चीजें अपनाने में मदद दी जा रही है ताकि वो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव की, एक डिजिटल पुनर्जागरण। आज के समय में इस वर्कफोर्स की विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे भारत में लगभग 64.5 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर इस वक्त काम कर रहे हैं। 64.5 लाख? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स ने इन कारीगरों को बिचौलियों से आजाद कर दिया है। अब वे सीधे देश और दुनिया के ग्राहकों से जुड़ रहे हैं जिन्हें सस्टेनेबल और असली चीजों की कद्र है। और इन सब की मेहनत का नतीजा हमें एक्सपोर्ट के आंकड़ों में साफ दिखता है। वित्त वर्ष 2025 में लकड़ी का सामान, धातु की कलाकृतियां और कढ़ाई वाले उत्पादों ने ग्लोबल मार्केट में धूम मचा दी है। बिल्कुल। कुल मिलाकर भारत के हस्तशिल्प का ग्लोबल एक्सपोर्ट $3.72 बिलियन तक पहुंच गया है। और आपको पता है, इस पूरे निर्यात का 37% हिस्सा तो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। ये सच में गेम चेंजर है। तो अंत में ये सब देखकर हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। जहां एक तरफ लागत को कम करने के लिए असली सोने की जगह सिंथेटिक धागों ने ले ली है और डिजिटल बाजार तेजी से फैल रहा है, तो क्या ये सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान इसी तरह खुद को ढालता रहेगा? क्या हम अपनी प्रामाणिक सांस्कृतिक विरासत और इस तेजी से बढ़ते व्यावसायीकरण के बीच कभी कोई सही संतुलन बना पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि यही संतुलन हमारी कला के भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।